Welcome students. Today we will discuss cost accounting and topic is material control and pricing of material issued. Cost accounting हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है हमारा मटेरियल कंट्रोल और मटेरियल कंट्रोल में हम पढ़ेंगे प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड कि कॉस्ट अकाउंटिंग में होता क्या है कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट हुई है या जो प्रोडक्शन को हमने मटेरियल इशू किया है तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि उस प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट का मटेरियल कंज्यूम हुआ है। अगर आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना चाहते हो तब भी आपको जो है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड जो है जो टेक्निक है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अब सिंपल एक चीज़ समझिए कि प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड जो है कि किस बात की टेक्निक है, इसमें हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं कि तो जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो रॉ मटेरियल होता है वो स्टोर डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है। द रॉ मटेरियल इज इशूड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन के पर्पज़ के कि प्रोडक्शन करना है, इसलिए रॉ मटेरियल जब प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से इशू होता है? रॉ मटेरियल इशू होता है स्टोर डिपार्टमेंट से। अब जब स्टोर डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल इशू होता है तो उनको जो है जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है वो कॉस्ट डिपार्टमेंट या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करता है कि कितनी कॉस्ट जो है बियर हुई है या कितनी कॉस्ट का जो मटेरियल है वो इशू हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल की डिमांड करता है कि दिस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ नीडेड बिकॉज प्रोडक्शन हैज़ टू बी टेकन कि प्रोडक्शन करना है इसलिए हमें ये क्वांटिटी चाहिए रॉ मटेरियल की, तो वो जो है एक रिक्विजिशन स्लिप मटेरियल उसको बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप स्टोर डिपार्टमेंट को भर के देता है, फिल करके देता है कि भाई इतनी इतनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए और इतनी इतनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। मान लीजिए उसको जो है एक 3 तरीके का रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, ए बी और सी, यानी कि एक कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल, ए कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल, बी कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल, एंड सी कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, और इसकी क्वांटिटी मान लो कि इसके 100 यूनिट्स चाहिए, इसके 90 यूनिट्स चाहिए और इसके 120 यूनिट्स चाहिए। तो जो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप होगी, जो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप है उस मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में आपको मान लीजिए 3 तरीके का रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। ए कैटेगरी का रॉ मटेरियल चाहिए, बी कैटेगरी का रॉ मटेरियल चाहिए और सी कैटेगरी का रॉ मटेरियल चाहिए। ए कैटेगरी के रॉ मटेरियल की आपको 100 यूनिट्स चाहिए, बी कैटेगरी के रॉ मटेरियल की आपको 90 यूनिट्स चाहिए और सी कैटेगरी के मटेरियल को आपकी 120 यूनिट्स चाहिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स आप जो है मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में फिल कर दोगे। क्या समझे कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, व्हेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल नीड रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग कि उसको कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन के लिए उसको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल के लिए वो किस डिपार्टमेंट से डिमांड करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट से। भाई आप भी अगर कुछ किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको कोई स्टेशनरी चाहिए, पेन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कहाँ से मांगोगे? स्टोर डिपार्टमेंट से। तो लाइकवाइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी जो रॉ मटेरियल की डिमांड करता है वो किससे करता है? स्टोर डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो स्टोर डिपार्टमेंट तो क्या है कि स्टोर डिपार्टमेंट, मैं यहाँ लिखता हूँ एक प्लान, स्टोर डिपार्टमेंट विल इशू द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
ठीक, कि स्टोर डिपार्टमेंट विल इशू द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और किसके बेसिस पे इशू करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स filled in the material requisition slip. इस चीज को मैं अंडरलाइन कर दूंगा, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। ठीक, कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में इंफॉर्मेशन फिल की हैं कि भाई ये चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए, इसकी इतनी यूनिट चाहिए, ये वाला रॉ मटेरियल चाहिए, इसकी इतनी यूनिट चाहिए, ये वाला रॉ मटेरियल चाहिए, इसकी इतनी यूनिट चाहिए, या और भी कोई अगर उससे चाहिए होगा, रॉ मटेरियल तो चाहिए, रॉ मटेरियल के अलावा भी अगर कोई उसको ऐसा इनपुट चाहिए जो प्रोडक्शन में यूज़ होना है, तो वो स्टोर डिपार्टमेंट से ही डिमांड करेगा। तो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में उसने सारी डिटेल्स भर दी, ये चाहिए। अब क्या होता है कि मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट अपने पास रख लेता है। स्टोर डिपार्टमेंट ने क्या किया, स्टोर डिपार्टमेंट को जो भी मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में जो भी आइटम मांगा गया, जो भी रॉ मटेरियल मांगा गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आइटम या रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया, और वो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप जो है, ये मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप है, उसको उसने अपने पास रख लिया। ठीक, अब जो स्टोर डिपार्टमेंट है, दिस वन, स्टोर डिपार्टमेंट का काम कॉस्टिंग कैलकुलेट करना नहीं है। स्टोर डिपार्टमेंट का तो सिर्फ काम ये होता है कि जो भी रॉ मटेरियल परचेज होकर आया मार्केट से, उसको अपने स्टोर करना है और अपने स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी है, स्टोर में रख देना है, और जो उसका स्टॉक रजिस्टर है जो वो मेंटेन करता है स्टोर कीपर, उस स्टॉक रजिस्टर में वो सारी डिटेल्स जो है रिकॉर्ड कर लेगा कि भाई ये रॉ मटेरियल आया, इस क्वांटिटी में आया है। उसका काम कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं है, कॉस्ट कैलकुलेट करना जो है वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो स्टोर डिपार्टमेंट सिर्फ क्या काम करेगा, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप लेगा, किसकी तरफ से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो उस मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप के बेसिस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू कर देगा। स्टोर डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट इस मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप को कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को बेच देगा। नाउ स्टोर डिपार्टमेंट विल सेंड वन कॉपी ऑफ, ओरिजिनल कॉपी अपने पास ही रखेगा, उसकी एक कॉपी करा के, वन कॉपी ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप टू द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। तो स्टोर डिपार्टमेंट ने मटेरियल इशू कर दिया, उसके बाद उसने जो है मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप की एक कॉपी कराई, और उस कॉपी को उसने किसके पास भेज दिया, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास। अब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, अब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो है, नाउ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल कैलकुलेट, विल फाइंड आउट, विल ascertain the cost of material issued to the production department by the store department। कि स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो भी मटेरियल इशू हुआ है, उस मटेरियल की कॉस्ट जो है वो कौन कैलकुलेट करेगा, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेगा, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप के बेसिस पर। ठीक, नाउ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट will determine the cost of material issued to the production department by the store department।
फाइन। तो ये हो गया आपका। अब ये आपको समझ में आया कि प्राइसिंग ऑफ, हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम जो मटेरियल इशू किया है उसकी हम प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है, यानी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो अब कॉस्ट जो है, ये चीज़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल को, दिस कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, इसकी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। किसे? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को। तो वो कॉस्ट जो है किस मेथड से कैलकुलेट करनी है, कोई एक मेथड नहीं होता है कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने का। देयर इज़ नो एनी यूनिफॉर्म मेथड, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड, दैट कैन बी अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। कि क्या प्रॉब्लम है या किसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसके बेसिस पर मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो है दैट विल वेरी, वो अलग अलग हो सकता है। तो अब जो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड में हम पढ़ेंगे वो हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के, या जो रॉ मटेरियल इशू किया है उसको किस कॉस्ट पे इशू किया जाए या उसकी क्या कॉस्ट होगी, और एट द एंड ऑफ द पीरियड उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, what will be the value of closing stock at the end of the month, at the end of the particular time period, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, या मंथ के लास्ट में उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। वी विल डिसाइड, वी विल डिस्कस द डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स ऑफ मटेरियल इशूड, कि मटेरियल प्राइसिंग जो मटेरियल इशू हो रहा है उस इशूड मटेरियल की प्राइसिंग हमें कैसे करनी है, किस मेथड से करनी है, हम जो है इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो अब मैं इसको जो है साफ़ कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, यू कैन नोट इट डाउन। मैं इसको साफ़ करता हूँ, राइट। अब देखिए कई मेथड हैं, अगर हम देखें प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड के, तो अगर हम डिस्कस करें मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट मेथड है आपका एक्चुअल कॉस्ट एंड परचेज प्राइस मेथड, कुछ भी बोल सकते हो। एक्चुअल कॉस्ट और परचेज प्राइस मेथड, इसके अंदर भी चार मेथड हैं। फर्स्ट है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फीफो मेथड। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? फीफो मेथड। इसी का एक दूसरा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है? जिसे पहले खरीदा उसे पहले इशू करोगे, और लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा? जिसे लास्ट में खरीदा उसे आप पहले इशू करोगे। शादी विवाह दावत में जाते हो तो जो थाली सबसे लास्ट में धुल के आती है वही सबसे पहले लोग उठा लेते हैं, तो वो क्या हो गया? लास्ट इन फर्स्ट आउट का एग्जाम्पल, कि जो थाली सबसे लास्ट में धुल के आई उसको सबसे पहले आप उठा के ले जाओगे, और सबसे जो सबसे पहले जो थाली धुल के आई थी वो तो नीचे दब गई, तो उसे तो आप उठाओगे नहीं, तो लास्ट में जो आई है उसी को आप पहले उठाओगे। ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है कि जिस माल को पहले खरीदा है उस माल को आप पहले इशू करोगे या बेचोगे। थर्ड मेथड है इसका, अभी इसी का चल रहा है एक्चुअल कॉस्ट का,
हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HIFO, हाईएस्ट इन, यानी कि जिस मटेरियल को सबसे महंगा परचेज किया है। यहाँ हाईएस्ट का मतलब है सबसे महंगा, जो मटेरियल सबसे ज़्यादा कॉस्टली है उसको आप हम पहले इशू करेंगे। और इसका फोर्थ है बेस स्टॉक मेथड। तो ये 4 मेथड हो गए किसके, एक्चुअल कॉस्ट और परचेज प्राइस मेथड के। दूसरा एक मेथड है एवरेज कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड है, एवरेज कॉस्ट मेथड। इसके भी 2 मेथड हैं। फर्स्ट है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक, तो ये एवरेज कॉस्ट मेथड के 2 मेथड हो गए। थर्ड आपका आता है मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड, ठीक है, या इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। और फोर्थ है आपका इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। और लास्ट फिफ्थ है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इशूड। इनमें से कोई एक मेथड आपको यूज़ करना है, किसके लिए, जो मटेरियल इशू हुआ है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। जो मटेरियल आप इशू कर रहे हो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। You can use any one of the method of pricing in order to find out the pricing of material issued, in order to find out the cost of material issued to the production department। कि production department को जो आपने माल इशू किया है उस माल की क्या कॉस्ट होगी या क्या कॉस्ट होनी चाहिए, what will be the cost and what should be the cost of material consumed and material issued to the production department by the store department। You can use any one of the method। आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो इसमें से, ठीक है ना। तो अब हम शुरुआत से चलेंगे एक्चुअल कॉस्ट और परचेज प्राइस मेथड से। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन टेक नोट्स ऑफ दैट, सो यू कैन मेमोराइज इट, यू कैन रिमेंबर इट, राइट। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हो, ठीक। अब देखो पहला क्या है, एक्चुअल कॉस्ट एंड परचेज प्राइस मेथड। पहला है आपका एक्चुअल कॉस्ट और परचेज प्राइस मेथड। अब एक्चुअल कॉस्ट और परचेज प्राइस को आप समझो। एक्चुअल कॉस्ट और परचेज प्राइस केवल वो प्राइस नहीं होती है जिस प्राइस पर आपने माल खरीदा है। समझो, आई रिपीट कि एक्चुअल प्राइस और परचेज प्राइस doesn't mean the price at which you have actually purchased any raw material। केवल वही प्राइस नहीं है जिस पे आपने खरीदा है, इसमें वो एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस भी इंक्लूड होते हैं जो एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस उसको परचेज करने में और परचेज करने के बाद उसको स्टोर तक लाने में आपने खर्च किए हैं। कि जैसे
अब मैं इसमें लिख देता हूँ एक लाइन कि परचेज प्राइस इंक्लूड्स all the expenses which are incurred in order to purchase the raw material या purchase the material लिख दो केवल and bring this material to the store कि परचेज प्राइस में वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं जो परचेज मटेरियल को परचेज करने में और उस मटेरियल को स्टोर तक लाने में आप करते हो। जैसे परचेज प्राइस मान लो दी हुई है ₹10,000, 10,000 का माल खरीदा। उसके बाद आपने क्या क्या और एक्सपेंस किए, आपने जो है फ्रेट यानी कि भाड़ा आपने 1,000 रुपये दिया, ऑक्ट्रॉय यानी एक तरीके का टैक्स है, चुंगी है, वो आपने 500 दिया, ठीक है ना। गोडाउन रेंट, आपने जिस गोदाम गोदाम है वो किराए पे लिया है तो उसका रेंट आप जो है भी 1,000 रुपये दे रहे हैं, ₹1,000। या आपने इंश्योरेंस क्या कराया है उस माल का, तो इंश्योरेंस का आपने जो है दिया है ₹500। तो अब जब आप स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री करोगे, जब स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाएगी, किसके स्टॉक रजिस्टर में, स्टोर डिपार्टमेंट के स्टॉक रजिस्टर में। तो जब स्टोर डिपार्टमेंट के स्टॉक रजिस्टर में ये जो माल है जो आपने 10,000 का ख़रीदा था, इसकी जो एंट्री करोगे वो केवल 10,000 से नहीं होगी, इसकी एंट्री होगी 10,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 1,000 एंड प्लस 500। इन सबका जो टोटल होगा उस टोटल को आप दिखाओगे परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल, उस मटेरियल कॉस्ट के फॉर रूप में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल के नाम से या परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल के नाम से उसको शो करोगे। तो जब हम परचेज प्राइस की बात करते हैं तो हम परचेज प्राइस में जिस कॉस्ट पे माल ख़रीदा है वो कॉस्ट तो इंक्लूड करेंगे ही, और उसको परचेज करने में ऑल दी एक्सपेंसेस विद रिगार्ड टू परचेज दैट मटेरियल, उन सभी एक्सपेंसेस को हम उसमें इंक्लूड करके फिर स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं। तो ये है हमारा परचेज प्राइस मेथड, ठीक। तो परचेज प्राइस, एक्चुअल में परचेज प्राइस क्या होता है वो मैंने आपको समझाया कि परचेज प्राइस में केवल वो प्राइस नहीं आती है जिस प्राइस पे हमने किसी माल को ख़रीदा है। परचेज प्राइस में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो किसी माल को परचेज करने में या उसको स्टोर तक लाने में, स्टोर करने तक उसको जो है होता है, उसके जो भी खर्चा आता है वो सभी उसमें जो है आ जाएगा, किसमें, परचेज प्राइस में, ठीक है ना। तो अब परचेज प्राइस क्या होगी, परचेज प्राइस होगी क्या, ये वाला कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस फ्रेट यानी भाड़ा प्लस ऑक्ट्रॉय यानी कि इट इज़ ए काइंड ऑफ टैक्स प्लस गोडाउन रेंट एंड प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कितना माल कितने का खरीदा, 10,000 का, प्लस भाड़ा कितना दिया, 1,000, ऑक्ट्रॉय कितना दिया, 500, गोडाउन रेंट कितना है, 1,000, और इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना दिया, 500। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 11,000, 11,500, 12,000 और 13,000, ये हो गई। अब इस कॉस्ट को जो है स्टॉक, दिस कॉस्ट 13,000 विल बी रिकॉर्डेड, will be shown on the stock register of store department। स्टोर डिपार्टमेंट के स्टॉक रजिस्टर में एक्चुअल प्राइस ऑफ दैट मटेरियल दैट विल बी ₹13,000 इन प्लेस ऑफ ₹10,000। क्लियर, ये हुई परचेज प्राइस या एक्चुअल कॉस्ट। अब इसमें अलग अलग मेथड है,
परचेज प्राइस में जैसे हमने कहा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट या हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट और बेस स्टॉक मेथड, वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हो या नोट नहीं भी कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इट इज़ डिपेंड ऑन यू, राइट। इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब इसका पहला मेथड क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। पहला मेथड इसका क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या होता है? फीफो मेथड ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि पहले आओ पहले पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी कभी आप मूवी देखने जाते हो और मूवी देखने में कई बार ऐसा होता है कि हाउसफुल का आपको बोर्ड लगा हुआ मिलता है। टिकट खरीदने जैसे टिकट काउंटर पे जाते हो, उस पर लिखा होता है हाउसफुल, इस तरीके से मान लो, इस पर तो नहीं लिखा लेकिन लिखा होता है हाउसफुल। हाउसफुल का क्या मतलब है? कि टिकट सारे बिक चुके हैं, यानी कि जितनी भी सीट्स सिनेमा हॉल के अंदर हैं वो सभी ऑक्यूपाइड हो गई, अब कोई सीट नहीं बची। तो किन लोगों को टिकट नहीं मिला? उन लोगों को टिकट नहीं मिला जो बाद में आए, यानी जो पहले आ गए उनको तो टिकट मिल गया। तो क्या हुआ? जो पहले आया उसने पहले पाया, जो पहले आया उसने पहले पाया। यानी कि जब आप टीवी मूवी देखने गए सिनेमा हॉल में तो आपको जो है हाउसफुल का बोर्ड लगा मिला। इसका मतलब है कि टिकट सारे बिक चुके थे, आपको टिकट नहीं मिला। आपको टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप बाद में आए, अगर पहले आप आते तो हो सकता है टिकट आपको मिल जाता। तो यही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है कि जिस मटेरियल को हमने सबसे पहले ख़रीदा है उसको हम सबसे पहले इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और जब वो सबसे पहले वाला लॉट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वाला लॉट इशू करेंगे जब तक कि वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा, और फिर तीसरे लॉट को इशू करेंगे जब तक कि तीसरा लॉट ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो फीफो मेथड इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द मटेरियल इशूड फर्स्ट will be issued first and the second lot will be issued after the first lot will be exhausted। कि सेकेंड लॉट तब इशू की जाएगी जब फर्स्ट लॉट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, एंड द थर्ड लॉट विल बी इशूड व्हेन द सेकेंड लॉट विल बी एग्जॉस्टेड। और तीसरा लॉट तब इशू की जाएगी जब सेकेंड लॉट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरीके से ये जो क्रम है ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो मैं 2 लाइन इसमें लिख देता हूँ कि अंडर दिस मेथड it is assumed that the material purchased first या ऐसे लिख सकते हैं, material purchased in first lot shall be issued first until the first lot is exhausted। कि क्या कह रहा है ये मेथड? ये कह रहा है कि अंडर दिस मेथड इट इज़ एज्यूम्ड, इस मेथड के अंदर ये मान के चलते हैं, हम ये मानते हैं कि द मटेरियल परचेज्ड इन फर्स्ट लॉट, जो मटेरियल सबसे पहले फर्स्ट लॉट में ख़रीदा गया था उसको पहले इशू किया जाएगा, और वही मटेरियल तब तक इशू होता रहेगा जब तक कि फर्स्ट लॉट ख़त्म नहीं हो जाएगी। फिर द सेकेंड लॉट will be issued until the second lot is exhausted
एंड सो ऑन। उसके बाद सेकंड लॉट इशू की जाएगी और सेकंड लॉट तब तक इशू की जाएगी जब तक कि सेकंड लॉट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाएगी। और यही पूरा जो है सिस्टम चलता रहता है किसमें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में। अब इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंडर जो है किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसको आप समझिएगा, गो थ्रू द लेक्चर एंड यू कैन गिव मी द फीडबैक, यू कैन सबमिट द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स ऑफ, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द लेक्चर यू कैन डिस्कस विथ मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।